कि बच्चे ने की +2 मेडिकल में एडमिशन जैसे ले लिया ना उसने, तो उसको ये लगता है कि मैंने अब डॉक्टर ही बनना है। लेकिन वो जो जी। प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने का। पहले तो पेरेंट्स को और बच्चे को ये देखना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है। ये जो एग्ज़ाम है साल में एक बार ही होता है, जो नीट के नाम से जाना जाता है। मैंने 29 ईयर में ये ऑब्जर्व किया है, अराउंड 60% जो बच्चे हैं वो करीब 50 से 100 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ा पाते हैं, और 15 से 20% ऐसे भी हैं जितने आए हैं उससे माइनस हो जाते हैं। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट कॉलेज में होने की 0.001% है। नॉर्मल इंसान को नहीं पता इसके बारे में। बहुत सारों के 5-5 लाख रुपए डूब जाते हैं। कैसे पैसे खराब भी होते हैं। हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ में काउंसलिंग या काउंसलर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है अगर किसी बच्चे ने MBBS करनी है। करते कैसे हैं इसको डिसाइड कि ये टॉप का इंस्टीट्यूशन है टाइप। तो ये देखते हैं कि जिसको ज़्यादा बेटर कहते हैं ये तो बहुत महंगे वाला है, इस करके बेटर है। ऐसा नहीं है, तो उनके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। बच्चे जा तो रहे हैं अब्रॉड MBBS करने के लिए, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? अभी जितने MBBS के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके लिए एक सजेशन, एक मार्गदर्शन के अंदर उनको क्या देना चाहोगे आप? राणा जी, ऐसा होता है इंडिया में, मैंने देखा है आमतौर पे कि बच्चे ने की +2 मेडिकल में एडमिशन जैसे ले लिया ना उसने, तो उसको ये लगता है कि मैंने अब डॉक्टर ही बनना है। अमूमन जो सोच लोगों की है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने का। तो जब हाँ, वो हाँ। प्रोसेस वगैरह पता करने जाते हैं तो उनको मतलब कंफ्यूजन भी होती है, पता भी नहीं लगता कि कैसे कैसे करें। तो थोड़ा सा ना ब्रीफ जी। बता दो कि अगर किसी ने MBBS करनी है तो वो किस तरह से शुरुआत करे, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रीरिक्विजिट टेस्ट हैं, कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मेनली जो पेरेंट्स और बच्चे हैं 9th 10th से ही स्टार्ट हो जाते हैं इसकी तैयारी में, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम है साल में एक बार ही होता है, जो नीट के नाम से जाना जाता है, और इसमें 720 क्वेश्चंस होते हैं। और बच्चे को प्रिपेयर अपना सेल्फ स्टडी भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन कोचिंग के माध्यम से उनका बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। उनको मालूम है कि किस टॉपिक पे कितना देना है टाइम, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। तो वो सारा कोचिंग का भी एक बड़ा रोल है। बाकी बहुत सारे बच्चे हाइब्रिड मोड में भी जाते हैं, एक बीच दोनों का कॉम्बिनेशंस रहता है। तो ये जर्नी है मेडिकल की, और इनके टेस्ट बच्चे की परफॉर्मेंस देखते रहें कि बच्चा किस लेवल पे है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उस हिसाब से अपनी तैयारी आगे बढ़ाए और अपना टेस्ट देता रहे। आज का हम लोग का जो एपिसोड है ना, इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं MBBS के बारे में। कैसे शुरुआत होती है, कब शुरुआत करें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से टॉप के कॉलेजेस हैं। तो हम लोग के जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर शमशेर राणा। तो शमशेर राणा जी जो स्टूडेंट MBBS करना चाहते हैं ना, इंडिया में या अब्रॉड में, 29 साल से उनकी सपोर्ट कर रहे हैं काउंसलिंग के थ्रू। तो ये जो नीट का टेस्ट देते हैं इसमें स्कोरिंग किस तरह से, मतलब कितनी क्या होते हैं नंबर्स वाइज, कट ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेजली, वैसे तो हर साल शायद अलग निकलता होगा। नहीं, नहीं, हाँ, इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, और राइट जी। आंसर के 4 मार्क्स हैं, और रॉन्ग आंसर के -1 हैं, नेगेटिव मार्क्स हैं। और अगर उसके पूरे जाते हैं तो 720 आउट ऑफ 720 भी आते हैं, जैसे लास्ट ईयर आए थे बच्चों के। अगर एक रॉन्ग होता है तो -1 है, तो उस हिसाब से इनका रहता है पैटर्न। अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन है, मैं जब देख रहा था ना इंडिया के अंदर कितनी सीट्स हैं MBBS को लेके अवेलेबल, और कितने बच्चे ये नीट का टेस्ट स्पेशली लिखते हैं या एग्जाम भरते हैं बेसिकली, वो तो रेशो बड़ी हेवी टाइप की रेशो है। वो तो ऐसा लगता है सीटें तो बहुत ही कम है। इसके पीछे क्या कारण है? मतलब अगर इतने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और कई मेरिट के अंदर भी 0.1% से भी आई थिंक हिल जाते होंगे कभी जाके, तो ये ऐसा जी, क्या जी। कारण है? इंजीनियरिंग के तो कॉलेज खाली हो गए, जी, जी। MBBS के अंदर जब इतना स्कोप है, लोग चाहते हैं, तो गवर्नमेंट सीटें क्यों नहीं बढ़ाती? कोई टेक्निकल चीज है इसके पीछे? देखो, पिछले 5 साल में इंडिया में डबल सीट हुई हैं, तो ओके। गवर्नमेंट और बहुत ही फास्ट स्पीड से चल रही है। अभी करीब ये लेके चलो 2025 में 1,28,775 टोटल सीटें हैं एमबीबीएस की, गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो हर साल बढ़ती जा रही है, और अभी अनाउंस भी किया था पीएम साहब ने कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम 75,000 और इंक्रीज करेंगे सीटें। तो नंबर ऑफ ओके। सीट्स काफ़ी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो अभी तक की बातचीत से मैं समझ पाया हूँ कि अगर किसी को MBBS करनी है, एक तो शुरुआत जी। बड़ी अर्ली करे, बजाय इसके कि वो 11वीं में मेडिकल लेके और 12वीं में प्लानिंग करे। तो ये प्लानिंग आई थिंक काफ़ी टाइम पहले से शुरू करे वो बच्चा, नंबर 1। बहुत पहले से ही, नंबर बिल्कुल। जी, और नंबर 2, और मैंने देखा कि वो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी खासी करे। जी। तो आप कह रहे हैं कि इस लेवल का टेस्ट है तो उसको बड़ा रिगरस होना पड़ेगा स्टूडेंट को फिर आई थिंक। हाँ जी। अब एक बच्चा
वो नेट दे ही जा रहा है, दो दफे दे दिया उसने पेपर, 3 दफे दे दिया, उसकी बात नहीं बन रही है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होनी चाहिए फिर? देखो, पहले तो पेरेंट्स को और बच्चे को ये देखना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके आते हैं 400, सेकंड अटेम्प्ट में आते हैं उसके 500। तो पेरेंट्स ये ना सोचे कि थर्ड में वो 600 650 ले ले जाएगा। जाएगा। नंबर 2, मैंने 29 ईयर में ये ऑब्जर्व किया है, अराउंड 60% जो बच्चे हैं वो करीब 50 से 100 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ा पाते हैं, और 15 से 20% ऐसे भी हैं जितने आए हैं उससे माइनस हो जाते हैं। हार्डली 1 और 2% है जो 200 प्लस जाते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि बच्चे के कितने मार्क्स आए। अदरवाइज तो जिनके 500 550 वो सारे रिपीट करेंगे, सारे नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट आएंगे, ऐसा नहीं है। ओके। तो पहले तो ये देखने चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सारे बच्चे के 200 हैं, वो रिपीट कर रहा है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है गवर्नमेंट कॉलेज में होने की 0.001% है। तो ये भी हमें देखना चाहिए डाटा से कि बच्चे का लेवल क्या है और बच्चे ने कितना स्टडी किया। अगर वो ड्यूरिंग एग्जाम कोई बीमार रहता है या घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है, किसी रीजन से उसकी स्टडी नहीं हो पाई, एग्जाम नहीं दे पाया, डिस्टर्ब रहा, तो उस बच्चे में कैपेसिटी हो सकती है कि वो इंक्रीज कर सकता है। अगर उस सब कुछ ठीक ठाक है, एग्जाम दिए उसने और मार्क्स नहीं आए हैं, तो मेरे हिसाब से सेकेंड ईयर में ही पेरेंट्स को सोच लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस फिर बीडीएस भी है, बीएमएस है, नर्सिंग भी है, होम्योपैथिक भी है, और अलाइड कोर्सेज भी हैं, फिजियोथेरेपी भी है, फार्मेसी भी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिर बच्चे का इंटरेस्ट देख के उस तरफ भी जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर उसके नेट का एग्जाम जी। नहीं अच्छा गया तो उसका दिक्कत आएगी, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होगा। नहीं, पहले से ही पेरेंट्स को और बच्चों को प्रिपेयर रहना चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, नहीं है तो व्हाट नेक्स्ट, सेकंड हमारा क्या होना चाहिए एज पर ओके। देयर मार्क्स, एज पर देयर बजट। अपने फाइनेंशियल भी देखने चाहिए। कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है। मेरे पास एक कॉल आई पंजाब से, लड़की थी शालू, उसके फादर कह रहे थे कि हमारी बच्ची का रैंक है 46,000 और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हमें बीएमएस कोर्स में करना है। तो मैंने उनको गाइड किया, मैंने कहा सर रैंक बहुत अच्छा है और आपके अच्छे चांस है एमबीबीएस में आने के, आप ओके। एमबीबीएस की तरफ लेके जाओ, बीएमएस की तरफ नहीं। बच्चा क्वालिफाई है और बहुत अच्छे चांस हैं। बोले जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गवर्नमेंट की जो एमबीबीएस की फीस है अफोर्ड कर सके। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जी बच्चा सारा जिंदगी में कवर कर लेगा, आपके फाइनेंशियल जहाँ प्रॉब्लम होगी हम हेल्प आउट करेंगे और रिसोर्स बताएंगे। और 2 दिन लगे मैंने उनको कन्विंस करने में, और अल्टीमेटली उस बच्ची का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और वो अब क्या फरीदकोट बात में है, पढ़ रही है एमबीबीएस में। क्या तो बात वहाँ है। कहाँ वो बीएमएस के लिए आए थे हमारे पास, और अब वो एमबीबीएस है। बहुत ही उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा, फिर इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैसे एक हम बोलते हैं ना कि इस चीज में काउंसलिंग या काउंसलर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है अगर किसी बच्चे ने एमबीबीएस करनी है। देखो हमारे पास आप ये लेके चलो जो एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो एचओडी लेवल पे हैं, जैसे पीजीआई रोहतक के एचओडी हैं कई, और भी फैकल्टी है। दिल्ली में कई मेडिकल कॉलेज में है, चाहे वो अम्बेडकर हो, लेडी हार्डिंग हो, मौलाना आजाद हो, उनके बच्चों की भी हम काउंसलिंग करते हैं क्योंकि वो पढ़ाने अच्छा। में एक्सपर्ट हैं जी। अच्छा। इवन बिल्कुल ठीक है। इवन जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आकाश है या एलन है या श्री चैतन्य है, नारायणा है, तो उनकी जो फैकल्टी है जो 8-8 10-10 सेंटर हेड करते हैं, उनके बच्चों को भी काउंसलिंग करते हैं। उनको मालूम है कि भी हम पढ़ाने में एक्सपर्ट है, काउंसलिंग में, डाटा एनालिसिस में ये स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास दूर दूर से आते हैं, रेफरेंस से आते हैं। अच्छा, नहीं तो फिर इसमें मतलब रोल क्या रहता है काउंसलर का? इसमें जैसे अब लास्ट ईयर का मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पीजीआई हाँ जी। चंडीगढ़ के थे, तो वो मेरे फ्रेंड के थ्रू मिले, जी ये आपकी हेल्प आउट करेंगे। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, मैंने उनको बता दिया। अब आगे फिर काउंसलिंग जैसे जैसे बढ़ी, अब वो कंफ्यूज होते गए, अभी हमारे अच्छा। बच्चे का कहाँ आएगा, कितनी सीटें हैं, क्या चांसेस हैं, और उनका इंटरेस्ट था कि हमें चाहिए उत्तराखंड में। अब वो ओके। डीम्ड में भी अप्लाई कर रहे थे, उत्तराखंड में भी थे, हरियाणा भी थे, यूपी भी देख रहे थे। अब वो कंफ्यूज हो गए, बोले राणा जी अब तो हमें आपकी सर्विस चाहिए लेनी ही और पड़ेगी। अब लेनी पड़ेगी जो आपने टेक्निकल बता दिया। हम क्या करते हैं कि कितने बच्चों ने कहाँ-कहाँ अप्लाई किया, पूरा डाटा हम मेंटेन करते हैं ऑल ओवर इंडिया का, गवर्नमेंट में, ओके। प्राइवेट में। उनमें ओके। से फिर हम देखते हैं, सपोज करो प्राइवेट का है तो कितने बच्चों ने यूपी किया है अप्लाई, कितनों ने जी। उत्तराखंड किया है, कितनों ने हरियाणा, कितनों ने डीम्ड, कितनों ने राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो फिर हम एनालाइज करते हैं कि इस रैंक के यहाँ तक लास्ट कट ऑफ गया था, अगले में यहाँ तक है, यहाँ ये फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो 3-4 पैरामीटर है। एक तो फीस स्ट्रक्चर, एक आपका
सपोज करो कोई पंजाब का है तो उस ज़्यादा वो देखेगा कि भी हमें नॉर्थ की साइड चाहिए, और जहाँ हर्डल कम हो, जैसे राजस्थान है, वहाँ बैंक गारंटी का बहुत सारे कॉलेजों में चक्कर है, बहुत सारों के 5-5 लाख रुपए डूब जाते हैं। ये तो नॉर्मल इंसान को नहीं पता इसके बारे में, कैसे पैसे खराब भी वेस्ट होते हैं। बंगाल है और बिहार है, इवन छत्तीसगढ़ भी है, और मालूम नहीं है ओके। लोगों को कि हमें पता ही नहीं है जी। अब उनके अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं और वो हम्म, सेकंड राउंड है तो 5 लाख हम्म। फॉरफिट हो गए। कितने आते हैं हमारे पास फॉरफिट करवा के, तो वो हम सारी गाइडेंस देते हैं अभी। सारे सारे पॉइंटों में ना ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को समझ में आ गया। अरे वाकई हाँ, हाँ। पॉइंट है, मतलब लोगों के पैसे तो खराब हो ही गए ना फिर उसमें। कईयों के तो 2-2 लाख होते हैं, कई जगह 1 लाख है सिक्योरिटी, कई जगह 2 लाख है, राजस्थान में 5 अच्छा। लाख है, तो कईयों की ओके। 2-2 3-3 जगह खराब होती है, 7-8 लाख खराब करके आते हैं। आप भी अगर चाह रहे हो कि आपके पैसे खराब ना हो और मिस्टर शमशेर के साथ आप कंसल्ट करना हाँ। चाहते हो, तो मैं इनकी डिटेल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप इनके साथ काउंसलिंग कभी बुक करा सकते हैं फोन करके। चलो, ये तो पैसे आपने बड़ा बढ़िया किया जी, बचा दिए लोगों के पैसे। और एक और भी कई इंटरेस्टिंग केस हैं, हाँ जैसे जी। डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एक ने, और पेरेंट्स ने देखा नहीं, कॉलेज सेम है लेकिन कोर्स वहाँ 2 हैं, एमबीबीएस भी है बीडीएस में, और बच्चे ने वो बीडीएस सेलेक्ट कर लिया। राइट साइड में देखा नहीं, सुमनदीप है यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे उसका सिलेक्शन बीडीएस में आ गया। अब वो अच्छा। थर्ड राउंड था। अब थर्ड राउंड में क्या है, आप नहीं लेते तो 2 लाख रुपए फॉरफिट, 2 लाख फॉरफिट करके फिर हमारे पास नेक्स्ट आया। आधी अधूरी नॉलेज लेके चला गया था, चॉइस फीलिंग में उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर होते हैं, सिलेक्ट करना होता है कि भी आपको एमबीबीएस में है तो हम पहले बताते हैं कि ये सिलेक्ट करो एमबीबीएस, तो एमबीबीएस के कॉलेज ही दिखेंगे। उसने वो सिलेक्ट किया नहीं, वो गलती कर दी। तो ऐसे बहुत सारी एन नंबर्स ऑफ चीजें जो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं ताकि ये गलती ना रहे। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा है कि चॉइस जैसे सबसे पहले निकलता है डीम्ड ऑल इंडिया गवर्नमेंट, और उसमें ऑटो लॉक है फैसिलिटी। अब लोगों के माइंड में क्या आ जाता है, स्टूडेंट्स के माइंड में कि ऑटो लॉक है। मान लो लेट्स से एग्जांपल सेकंड काउंसलिंग यूपी होती है, वो ऑटो लॉक नहीं है, लॉक करना पड़ेगा, और वो लॉक नहीं किया तो आपका चांस गया, आपको तो चांस कुछ चला अलॉट ही गया। नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहाँ ऑटो लॉक है, कहाँ सेव से भी काम हो जाएगा, कहाँ लॉक मस्ट, तो ये सारी चीजें हम बताते हैं। पर अगर कोई खुद से करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, खुद से करना चाहिए बिल्कुल। पहले तो सारा प्रोस्पेक्टस पढ़ो, सारे एफएक्यू पढ़ो, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ो। हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, क्या-क्या गलती पेरेंट्स करते हैं, हम भी सीखते हैं उनसे, और अगली बार ये ना हो तो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना देते हैं, ये चेकलिस्ट है, ये देख लो, तो फिर हमारे यहाँ ज़ीरो चांस है, कोई भी गलती नहीं होती है। अभी इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये यहाँ से एमबीबीएस की जाए तो ये सबसे बेस्ट रहेगी एमबीबीएस, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये क्या आंकलन किस तरह से करते हैं हम लोग कि यहाँ की एमबीबीएस बढ़िया क्यों है, या मतलब ये रैंकिंग वाइज ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे करते कैसे हैं इसको डिसाइड कि ये टॉप का इंस्टीट्यूशन है टाइप्स। अब तो गवर्नमेंट ने एनआरएफ रैंकिंग स्टार्ट कर दी है मेडिकल कॉलेज की भी, तो उनके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उनमें रिसर्च ओरिएंटेड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैकल्टी ने क्या-क्या वो करे हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर हैं, उनके बेस पे ही रहती है। रैंकिंग प्रोवाइड कराई हुई है उन्होंने। जी, जी, एनआरएफ रैंकिंग गवर्नमेंट ने कराई हुई है, उसके भी बहुत सारे पैरामीटर हैं। सो आप गूगल करके चेक कर सकते हो एनआईआरएफ को, और जो हाँ लिस्ट जी। ऑफ कॉलेजेस उसमें हैं उन कॉलेजेस के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस चॉइसेस बना सकते हैं। इससे ज़्यादा भी मैं कहना चाहूँगा, जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, अगर आगे फ्यूचर में मैक्सिमम पीजी करते हैं, तो पहले ये देखना चाहिए, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ स्टेट से करने में हमें पीजी में बेनिफिट मिलेगा, जिसकी कट ऑफ डाउन जाती है। एक ओके। एग्जांपल लेते हैं, मान लो दिल्ली का कोई बच्चा है जी। और उसके मान लो 8000 जनरल कैटेगरी का है, 8000 या 10,000 रैंक आता है। 10,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी में पॉसिबिलिटी नहीं है दिल्ली में मिलने के। फिर इसके सराउंडिंग में या ऑल ओवर इंडिया में कहाँ जाए, वहाँ से फिर करने के बाद, क्योंकि अब क्या है, जिस भी स्टेट से करेगा वहाँ पीजी का बेनिफिट मिलेगा, तो वो जी। स्टेट चुननी चाहिए जहाँ पे कट ऑफ कम है। तो वो हमारे पास डाटा है कि कहाँ किस ब्रांच में कम है, कहाँ से करने का बेनिफिट है, कहाँ बॉन्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी बेस पे हम गाइड करते हैं, उसी हिसाब से हम चॉइस बनाते हैं, देते हैं कि जी आप सिलेक्शंस इस हिसाब से कॉलेज का करो। नहीं, आमतौर पे ये देखते हैं कि जो जिसको ज्यादा बेटर कहते हैं ये तो बहुत महंगे वाला है, इस करके बेटर है। क्या यहाँ पे भी ऐसा है कि ये टॉप इंस्टीट्यूशन है पर ये महंगा है, इस बेसिस नहीं, पे भी नहीं, होता है कभी? ऐसा नहीं है। जैसे प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारे जो, जैसे यूपी है, तो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, फीस फिक्सेशन कमेटी है, तो अच्छा। वहाँ पे अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ा सकते। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनको ये प्रोविज़न है कि वो अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। फीस बढ़ाने ओके। का क्राइटेरिया ये नहीं है कि जिसकी ज़्यादा फीस है तो वो अच्छा ही होगा। हर केस में ऐसा ओके। नहीं है। तो ये मतलब सरकार इसको क्यों नहीं मतलब उनको क्यों ऑफर करती है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले, जैसे आप
आपने बताया कि फीस ज्यादा ले सकते हैं, तो वो क्या स्पेशल ऐसा कर रहे हैं कि फीस ज्यादा ले रहे हैं हम लोग? ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी है, रिसर्च का काम है, इक्विपमेंट है, ओके, जिसके ज़्यादा खर्चे होंगे उस हिसाब से फिर उनकी फीस डिसाइड होगी। मतलब मनमानी तो नहीं है, सरकार भी समझती है इस हाँ चीज जी, को। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। 2019 हाँ में जी। एक केस आया कि हमारे बच्चे का चंडीगढ़ में एडमिशन होना मुश्किल है क्योंकि रैंक थोड़ा पीछे था। तो मैंने एनालाइज किया सारा रिजल्ट चंडीगढ़ का, फिर उनको मैंने फीडबैक दी, पॉसिबिलिटी है लेकिन थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको भी। तो मैंने सारे हरियाणा की लिस्ट निकाली, पंजाब की निकाली, क्योंकि उसमें एक लॉ है, उसमें एफिडेविट लिख के लेते हैं कि आप डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं उठा सकते अदर स्टेट में, और वो सबने दे रखा था और उन बच्चों ने अप्लाई कर रखा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th-12th चंडीगढ़ से कर लेते हैं, डोमिसाइल है तो हरियाणा में भी कर रखा है, ऐसे ही पंजाब के थे। दोनों मैंने लिस्ट करके कंपाइल करके स्टूडेंट को बोला कि अब ये सबमिट कर दो एज पर योर रूल। अगर ये वहां अप्लाई कर रखा है तो इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी और इनको डिबार करो, निकालो। और वो 2019 में 36 बच्चे बाहर निकलवाए। अच्छा। मेरे जानकार थे, उनको भी मैंने बोला हम्म। था कि नहीं, आपको हरियाणा का बेनिफिट नहीं लेना है, सिर्फ चंडीगढ़ का ही रखना। अगर वो लेते तो वो भी आउट थे, तो वो रह गए और उनकी लड़की का एडमिशन 2019 में चंडीगढ़ में एडमिशन हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एफिडेविट गलत नहीं देने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। तो जी मतलब जी। कहने का ये हो गया कि जो हम बात कर रहे थे ना कि एक्चुअल में जो काउंसलर है, ठीक है, वो हाँ काउंसलर जी। अपना रोल, वाकई उसका काफी बड़ा रोल है। तो जैसे आपने लाइव एग्जांपल बताया ना, ये तो कमाल की बात हो गई कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ हाँ तो हाँ वो हाँ। तो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा ही बात। तो ये चीज तो जी कार्ड जी। कहीं ना कहीं काउंसलर ने निकाले ना फिर। चलो, ये तो आपने चीजें बताई हम लोगों को कि किस तरह से सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर अगर किसी को एडमिशन कराना है। अब थोड़ा सा जी ना अब्रॉड के अंदर भी आजकल काफी ट्रेंड में है। वैसे बच्चे जा तो रहे हैं अब्रॉड एमबीबीएस करने जी के जी। लिए, लेकिन अभी क्या हाँ सिचुएशन हाँ। है उसके बारे में थोड़ा बताओ, अगर अब्रॉड में एडमिशन लेना है तो। अब्रॉड में जिन्होंने भी एडमिशन लेना है, पहले तो सबसे पहले 18 नवंबर 2021 का गजट नोटिफिकेशन पढ़े, इंडिया गवर्नमेंट ने निकाला है। उसमें जो मेन कंडीशंस हैं, जिस भी कंट्री में जाएगा, एक तो वो कंट्री प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे, प्रैक्टिस टू लाइसेंस। कि वहाँ एक एग्जाम कंडक्ट होता है जैसे चाइना में होता है, लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है। पहले उसको क्लियर करे, फिर वो प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे, तब है नंबर 1। नंबर 2, वहाँ 1 साल एंट्रेंशिप ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यहाँ इंडिया में आके करनी पड़ेगी। और ये कोई चीज नहीं बताता कि यहाँ आने के लिए क्या कंडीशंस है। 7.5% सीट रिजर्व हैं जो बाहर से करके आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। अभी मान लो 2025 में 1,28,855 अप्रोक्स सीटें हैं, उसका 7.5% निकालते हैं तो रफली 9,666 बैठती हैं। और पास आउट आते हैं मोर देन 14-15,000, तो बैकलॉग लगा हुआ है। ये चीज कोई नहीं बताते। उनको तो एंट्रेंसशिप में आने के लिए ही वेटिंग करना पड़ेगा, एफएमजी क्लियर करने की तो बात ही वो छोड़ो। और एफएमजी का जो पासिंग रेशियो है वो 10% से लेके मैक्सिमम 39% है। तो ये चीजें हैं। नंबर 2, सिलेबस इक्वल होना चाहिए इंडिया का और वहाँ का। नंबर 3, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। नंबर 4, ये विद इन 10 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और एनएमसी कहती है कि हम कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड नहीं करते, हम कोर्स रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। अभी किसी ने पटना हाई कोर्ट लगा रखा है केस, और वो आज ही मेरी बात हुई, बोले हम हारने वाले हैं। जितने भी अब्रॉड जा रहे हैं इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी जब ये 2027 में वापस आना लग जाएंगे। तो बड़ा चिंता का विषय है। एनएमसी से पहले क्लियर करें जिस भी कंट्री में जाना है, क्या वो फुलफिल कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सिलेबस है और ये प्रैक्टिस टू लाइसेंस दे रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। कोई इंडिविजुअल कॉलेज बोल रहा है उस पे ना जाए, वहाँ की गवर्नमेंट देखें कि उन्होंने ऐसे ही गजट नोटिफिकेशन निकाल रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक वैल्यू भी है, 4.5 साल प्लस 1 साल इंटर्नशिप, 5.5 यहाँ लगते हैं। वहाँ सेशन आगे पीछे रहते हैं, 6 ईयर प्लस 1 7, कई केस में 8 ईयर भी लगते हैं। तो आपकी जो 2-2.5 साल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ मनी। जाने से पहले ये सब चीज का एनालाइज करें और फिर सोचें। आप ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप फॉरेन में जाके करो, प्रेफरेंस हमें देनी चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जी स्ट्रेट अवे आप अपनी पढ़ाई खत्म करें हाँ, और बिना झंझट के आप अपना प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओके। बाहर ज्यादातर वो जाते हैं जिनके बजट कम होता है। अगर बजट नहीं भी है और 10-20 लाख इंडिया में स्ट्रेच करना पड़ जाए, तो मेरा सजेशन ये है कि इंडिया से ही करो, क्योंकि आप
2 ढाई साल की वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं रहे। और इसकी फीस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है एमबीबीएस में? एमबीबीएस जो मिनिमम फीस है इंडिया में, जो सबसे कम फीस बजट के हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, करीब टोटल यहाँ 7.5 लाख से लेके 11-12 लाख तक है। केरला है, वहाँ 11-12 लाख है। कर्नाटका 12 लाख है। यूपी है 11-12 से लेके 18 लाख तक है पर ईयर की है ये, प्लस हॉस्टल चार्जेज हैं, अदर चार्जेज हैं। तो अगर हम मोटा मोटा पकड़ें तो टोटल करीब 50 लाख से लेके और 1.5 करोड़ तक के, 1.25 करोड़ तक का बजट इंडिया में जाता है। अभी जितने एमबीबीएस के एस्पिरेंट्स हैं ना, उनके लिए जी। एक सजेशन, एक मार्गदर्शन के अंदर उनको क्या देना चाहोगे आप? सबसे पहले तो अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अपना रिव्यू ज़रूर करें कि कुछ टेस्ट सीरीज़ होती हैं, हमारे क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या वो हैं। और उसी बेस पे पेरेंट्स को भी डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे का क्या लेवल है, क्या प्लान ऑफ एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारा एमबीबीएस गवर्नमेंट नहीं होता है, तो फिर सेकंड प्लान प्राइवेट। प्राइवेट में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऑप्शन बीडीएस है। बीडीएस नहीं है तो बीएमएस है, नर्सिंग है, फार्मेसी है और भी अदर कोर्सेज है मेडिकल के। प्लानिंग करें, जब रिजल्ट आ जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। बहुत सारों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इवन अभी एक राजस्थान में गए काउंसलिंग के लिए, वहाँ 11th का लगता है डॉक्यूमेंट है और वहाँ स्कूल से स्टैंप होना चाहिए। वो उनके पास थी नहीं, एफिडेविट देना पड़ा, भागे फिर वो एकदम। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम बताते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। माइग्रेशन बहुत सारों के पास नहीं होता है, तो हम एक लिस्ट देते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट पहले ही प्रिपेयर कर ले ताकि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना आए। अब जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट में अप्लाई करता है, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, पहले गवर्नमेंट का लेंगे फिर प्राइवेट का। गवर्नमेंट में जी। अगर कोई अप्लाई करता है और वो लेट से कोई बच्चा दिल्ली का है, यहाँ कट ऑफ जी। बहुत हाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू चलती है। पैरेलल में आईपी के जो कॉलेज हैं, जैसे बीएससी है, एनडीएमसी है, उनकी अलग से होती है। तो वो कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चों ने वहाँ करा है और कितने यहाँ रहते हैं। 4th राउंड में, जैसे इस बार 4th राउंड में करीब 17-18,000 का रैंक का भी आ गया, अदरवाइज 3rd रैंक तक 7,000 को भी नहीं मिली थी सीटें। तो ये सारा हमारा एनालिसिस रहता है, चीजें हैं गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट में 3rd राउंड से जब 4th में सीटें बचती हैं, नॉर्मली जहाँ कट ऑफ हाई जाता है, तो वहाँ जी। अपने स्टेट के बच्चे दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे राजस्थान का ही ओके। केस लें, बहुत सारे न्यू कॉलेज खुले जी। हैं, वहाँ पे 2 तरह की फीस है गवर्नमेंट में भी। कुछ सेमी गवर्नमेंट है जहाँ करीब 11 लाख के करीब फीस है, तो वहाँ पे भी बच्चों की शिफ्टिंग चलती है जी, अदर स्टेट नहीं जाना है प्राइवेट में, चलो गवर्नमेंट यहाँ करा दें। तो वो भी देखना कि कट ऑफ उनकी लास्ट राउंड में काफी नीचे तक चली जाती है और बच्चों को अच्छा कॉलेज गवर्नमेंट मिल जाता है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, राउंड फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, 3rd में ध्यान देना है। अगर मान लो 3rd मिल जाता है तो आगे नहीं जाते, वो फिर फर्दर राउंड से आउट हो जाएगा अगर ज्वाइन कर लिया है तो। अगर ज्वाइन नहीं करता ओके। है तो वो फॉरफिट करके फिर स्टेट में भी जा सकता है। तो उस वक्त पेरेंट्स, ओके। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि आगे हमारे चांस हैं स्टेट में या ऑल इंडिया से ही सीट लें, बाहर लें। तो ये सारा हमारा एनालिसिस रहता है कि आपको कहाँ ज्यादा बेटर सीट मिल सकती है और कौन से राउंड में। इवन अभी जैसे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं तो 5th भी होगा। रीजन क्या है, जैसे राजस्थान का एग्जांपल लेता हूं मैं, प्राइवेट कॉलेज का। बहुत सारे बच्चे हमने देखे, करीब 17 बच्चे तो उत्तराखंड के हैं जो राजस्थान में भी अप्लाई हैं और उत्तराखंड में भी आ गया है। ऐसे ही उन छत्तीसगढ़ में भी हैं, बिहार का रिजल्ट आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया है और अपना यूपी आ गया है। तो वो सीटें खाली होंगी, वो 2 में से एक जगह जाएगा, या तो वो राजस्थान जाएगा या रिस्पेक्टिव स्टेट जहां जहां मल्टीप्लाई अप्लाई कर रखा वहां जाएगा। तो 5th राउंड में भी सभी स्टेटों में सीटें वैकेंट आएंगी ही आएंगी। वो सारा हम देखते हैं कि कहाँ आएगी। जहां कम फीस होगी बच्चे ज्यादातर शिफ्ट वहां हो जाएंगे, ज्यादा हायर फीस होगी वहां सीटें फिर ज्यादा खाली आएंगी। तो 5 राउंड भी होंगे। कहीं ना कहीं ये पेशेंस की भी गेम है। हाँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स की और बच्चों की बहुत 3rd राउंड के बाद हालत खराब हो जाती है। हमें पता है, हमारा 29 ईयर का एक्सपीरियंस है कि कितनी सीटें बचती हैं, हमारा रैंक कहाँ है, कहाँ अच्छा कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा वेट एंड वॉच की बात है, पेशेंस की बात है। सारी चीजें होगी हाँ आपकी। जी। सबसे पहले पढ़ाई के लिए मेहनत, हाँ उसके जी। बाद में फिर नेट के अंदर स्कोरिंग, जी। उसके बाद में फिर राइट वे ऑफ डूइंग योर एप्लीकेशन वर्कअप, हाँ हाँ। उसके बाद में किस्मत भी आ गई बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ही फैक्टर काम करेंगे तभी जाके एक बेटर इंस्टीट्यूशन एमबीबीएस के लिए बच्चे को मिल पाता है। मिस्टर शमशेर राणा, थैंक यू वेरी मच
फॉर हाँ जी। बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड। और वाकई जी, बहुत जी। सारी बातें जो आपने बताई हैं, आई थिंक नॉर्मली कोई बंदा इसके ऊपर सोचे ना कि किस तरह से वो प्लान करे अपने, तो ये तो बहुत हाँ, मतलब हाँ। मैं तो नहीं कहूँगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट हाँ प्रोसेसेस बहुत सारे इन्वॉल्व बिल्कुल। हैं। लेकिन हाँ जी। जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, इससे आई थिंक जो भी एस्पिरेंट्स हैं एमबीबीएस के, उन सबको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी किस तरह से जी, वो जी। शुरू करें, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें, स्कोरिंग क्या है, नीट का क्या स्कोर है और किस तरह से कट ऑफ जाती है, कितने दफ़े वो ट्राई करते रहें कि नीट के अंदर वो एग्ज़ाम दोबारा दोबारा दें, और कितना क्या फीस स्ट्रक्चर है। आई थिंक यही एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को बेसिकली बहुत मतलब मिल तो जाती है, लेकिन मुशक्कत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी है मिस्टर शमशेर राणा से कि किस तरह से अगर कोई एमबीबीएस एस्पिरेंट है वो किस तरह से अपना एमबीबीएस करने का सपना शुरू करे, कैसे उसको साकार करे, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिएंगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उन सभी के साथ शेयर करो जो +2 मेडिकल में, +1 मेडिकल में है और एमबीबीएस करना चाहते हैं, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।